हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, आज से आप लोगों के लिए मैराथन स्टार्ट होने जा रही है। और अब मैं कोशिश करूंगी कि भाई 4-5 वीडियोज़ में ही हम आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दें। तो आज जो मैंने स्टार्ट किया, आज क्लास 12th अकाउंटेंसी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो क्लास 11th अकाउंट्स है वो मैं आपको ऑलमोस्ट करा चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना। तो इसलिए मैंने क्लास 11th की बजाय क्लास 12th से स्टार्ट किया है। अगर हमारे पास और ज़्यादा टाइम बचा तो क्लास 11th की भी जो मैराथन है वो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगी, लेकिन पहले हम वह अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं कराया है। तो इसलिए आज हमारी जो अकाउंटेंसी है, तो देखती हूँ या तो एक वीडियो में, नहीं तो 2 या 3 वीडियो मैक्सिमम आपका जो क्लास 12th है वो आपकी अकाउंटेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही फिर आपको बिजनेस मैनेजमेंट की मिल जाएगी, और ऐसे ही आपको फिर आपकी क्लास 11th की भी, अकाउंट्स की भी और मैनेजमेंट की भी मिल जाएगी। क्योंकि हम लोगों के पास टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि हम सभी को पता है 16 फ़रवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। तो हम यही लगा के चलेंगे कि भाई क्या पता 16 फ़रवरी को ही हमारी डेट आ जाए, तो 15 फ़रवरी तक हमें बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाना। तो आपको मैं 4-5 दिन के अंदर ही सिलेबस कंप्लीट करके हम उसके बाद फिर आप लोग रिवाइज कर देना। और साथ के साथ, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, जो अपनी MCQ सीरीज है, ठीक है, MCQ है वो आप जरूर करते रहिए। साथ के साथ 50 to 100 MCQ हो सके तो आप डेली का 100 MCQ कीजिए। 50 आप कर सकते हो, 50 आप कर सकते हो कॉमन का, और 50 आप कीजिए आपका जो सब्जेक्ट है उसका। तो इस तरह से टोटल आप 50 MCQ है उसको कीजिए। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। और जितना उसके उतना वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैराथन लेके आने का भी मन करे। ठीक है, जब आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई वीडियो को लाइक भी नहीं करता, तो फिर मैराथन वगैरह लेके आने का भी मन नहीं करता। इसलिए जितना हो सके उतना शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप और बेसिक कंसेप्ट। तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। तो देखिए, हम सभी ने बात की थी, हमने जो पहले बात की थी, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम सभी को पता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली हमारे क्या था, एक सिंगल पर्सन था, ठीक है, वही सब कुछ मैनेज करता था। लेकिन अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी के साथ ही हमें जो लार्जर नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि जो हमारा बिजनेस उसको क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, और इसी तरह से जो अगर हम बड़ा बिजनेस करेंगे तो फिर रिस्क को भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब सिचुएशन को देखते हुए जब हमें लगा कि भाई हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा हमें पीपल चाहिए मैनेज करने के लिए, रिस्क भी हम शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी बेसिकली जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, तो मेन टू द पॉइंट हम बात करेंगे। और यहाँ पे, और देखिए मैंने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है, आपका पेपर पेन पे मैराथन कराने का डिसीजन क्यों लिया, वैसे तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी करा सकती थी, लेकिन उसमें आपको फिर जो नोट्स है वो आपको नहीं मिल पाते। तो अब हमारे जो भी मैराथन रहेगी, तो जो भी यहाँ पे नोट्स बनेंगे, साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, इसकी PDF बना के आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई हम पेपर पेन है इसका यूज करके ही हम मैराथन ले, ताकि साथ के साथ आप लोगों के नोट्स भी तैयार हो जाए और आप यहाँ से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, मैं यहाँ पे आपका राइट डाउन करते चलूंगी, और फिर बाद में आप उसको रिवाइज कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द IPA मीन्स आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपका जो सेक्शन है 4, उसने जो डेफिनेशन दिया पार्टनरशिप की, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो याद इन द सेंस बस आप ऐसे ही देख लेना, ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है MCQ, हो सकता है कि भाई यही आपको डेफिनेशन दे दी जाए और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो डेफिनेशन है कौन से सेक्शन में दी गई है। और कई बार इस डेफिनेशन में से इस तरह से क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जाता है, लैंग्वेज चेंज करके, और आपका MCQ बना लिया जाता है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, भी पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप आपका क्या रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, जो कि एग्री हुए हैं, किस लिए एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और बेसिकली एक बिजनेस है उसको कैरी करेंगे, या तो सभी मिलकर उसको कैरी करेंगे, या फिर उनमें से कोई एक उनकी तरफ से उस जो बिजनेस है उसको कैरी करेगा, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो देखिए MCQ कैसा बन सकता है, पूरी डेफिनेशन आपको सेम दे दी जाए, और वहां पे फिर आपको ऑल ने लिख के, ठीक है, लास्ट में दे दिया जाए बिजनेस इज कैरिड बाय एनी ऑफ देम। ठीक है, और फिर आपने अगर अच्छे से डेफिनेशन नहीं देखा कि भी ओन बाय ऑल है या फिर उनमें से किसी एक की तरफ से बिजनेस कैरी किया जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से हटा के, और हो सकता है कि कुछ बच्चे फिर उसको राइट टिक कर दे, लेकिन ये आपका राइट नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन होनी चाहिए ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस तरह से आपको याद रखना।
अब इसी के साथ ही जो नेक्स्ट है हमारा पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली। अगर मैं बात करती हूँ इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली जो पर्सन है जो एंटर जिन्होंने किया है कहाँ पे, पार्टनरशिप के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर, हम उनको बोलते हैं पार्टनर्स। या फिर और जो कलेक्टिवली जब हम उन सभी को मिला देते हैं, जितने भी पर्सन है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप के अंदर गए हैं, तो फिर उसको हम बेसिकली बोलते हैं फर्म, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड, इंडिविजुअली तो हम पार्टनर्स कहेंगे, लेकिन उन्हीं पार्टनर्स को, उन्हीं पर्सन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स से। तो देखिए फीचर्स की अगर बात करती हूँ या फिर नेचर की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारे बेसिकली क्या क्या फीचर्स है। तो देखिए फीचर्स की अगर मैं बात करूँगी, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर है जो आपको याद भी रखना है, 2 और मोर पर्सन, ठीक है। तो पार्टनरशिप के लिए आप जो वीडियो है इसको 2x की स्पीड पे करके सुन लेना, ठीक है। 2 और मोर पर्सन, तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2, कम से कम हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी मिनिमम की, तो मिनिमम हमारे कितने होने चाहिए, मिनिमम हमारे 2 मेंबर होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ मैक्सिमम की, ठीक है, मैक्सिमम की अगर बात करती हूँ तो मैक्सिमम में हमारे कितने होने चाहिए, 50। लेकिन यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लेना, यहाँ पे जो लिमिट आपकी डिसाइड की गई है मैक्सिमम नंबर की, तो देखिए जो हमारा है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, में यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ, जो है हमारा क्या, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, 2013। इसने क्या बोला, जो सेक्शन 464 है कंपनी एक्ट 2013 का, ये क्या बोलता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम, मैं पूरा यहाँ पे राइट डाउन करूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्या, द सेंट्रल, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, 2x की स्पीड में सुन लेना, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, तो इसने बेसिकली क्या बोला है कि भाई जो सेक्शन 464 है कंपनी एक्ट का, वो क्या बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उसके पास, उसको ये अथॉरिटी है, पावर है टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स, कि वह प्रिस्क्राइब करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो एक फर्म के अंदर कितने होने चाहिए। लेकिन साथ ही सेक्शन क्या बोलता है, बट द नंबर ऑफ द पार्टनर्स, बट द नंबर ऑफ द, देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ इसको, ठीक है, पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100, ठीक है। तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ने क्या बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म, की भी एक जो फर्म है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, वो कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन इसी सेक्शन ने बोल दिया है कि द नंबर ऑफ द पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो बताएगी, ये बात सही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं बता सकती है, ठीक है। तो फाइनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो मैक्सिमम नंबर है जो डिसाइड किए है, उसने जो प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, वे अब हमारे कितने प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, जो मैक्सिमम नंबर है वे प्रिस्क्राइब्ड किए हैं मैक्सिमम आपके 50। तो इसलिए अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे कितने हैं, तो हम बोलते हैं 50। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऑप्शन में आपको 100 भी मिल सकता है, तो 100 आपका आंसर कब रहेगा, 100 आपका कब रहेगा, अगर आपका डिफाइन है सेक्शन, कि भाई जो सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट 2013, उसने डिफाइन किया है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100 से ज़्यादा तो वह भी क्या नहीं कर सकती, जो मैक्सिमम नंबर है उसको डिसाइड नहीं कर सकती। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग पॉइंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपका, आई थिंक जो भी डाउट होगा अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड है, सेकेंड फीचर्स है हमारा एग्रीमेंट।
तो भी एग्रीमेंट तो होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए हमारा बेसिकली पार्टनरशिप है ही हमारा क्या, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर पर्सन्स टू डू अ बिजनेस एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड द लॉस। तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है, उन्होंने एग्रीमेंट किया बिजनेस करने का, उसका जो प्रॉफिट है और लॉस है उसको शेयर करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका रिटर्न में हो, तो एग्रीमेंट आपका ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जो भी पार्टनर्स हैं तो उनकी मर्जी है, वे कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स भी इन फ्यूचर कोई भी झगड़ा ना हो, तो इन सब से बचने के लिए ये प्रेफरेंस दी जाती है कि जो पार्टनर्स है वो हमारे क्या होना चाहिए, जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड फीचर। इसके बाद है हमारा थर्ड फीचर। तो थर्ड है हमारा बिजनेस। तो भाई हम अगर हम पार्टनरशिप के अंदर गए हैं तो एग्रीमेंट जो हमने किया है वो हमने किस लिए किया है, टू कैरी ऑन सम बिजनेस, कि भाई हम एक कुछ बिजनेस करेंगे। मेयर को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू अ पार्टनरशिप। भाई हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, 2 पर्सन है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई भी प्लॉट आपने खरीद लिया और फिर वे ज्वाइंट उसके ओनर हो गए हैं, तो उस केस को हम उसको क्या पार्टनर नहीं कहेंगे। तो पार्टनर के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस कैसे हो सकता है कि भाई आप कोई भी लैंड है उसको खरीदने बेचने का अगर काम करते हैं तो फिर वह हमारा बिजनेस हो जाएगा, और वहाँ पे आपका बेसिक पर्पज़ क्या, प्रॉफिट अर्न करना बेसिक पर्पज़ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा बिजनेस है। और बिजनेस एक बात और याद रखनी है आपको, जो भी आप बिजनेस करोगे वो आपका लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट फीचर है हमारा, इंपॉर्टेंट है फीचर इसलिए मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। म्यूचुअल एजेंसी, तो देखिए म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि भाई एवरी पार्टनर इज एजेंट, ये इसके अंदर आ जाएगा, एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, ठीक है। हर एक पार्टनर क्या है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। कैसे कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस कैरी किया जाएगा वह आपका कैरी किया जाएगा ओन बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सब की तरफ से कोई एक उसको कैरी कर सकता है। तो इस तरह से हर एक पार्टनर क्या है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमारी एग्जिस्टेंस में आएगी वो म्यूचुअल हमारी रिलेशनशिप आएगी। और इसी के साथ ही हर एक पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज एजेंट भी है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, वह अपने एक्ट से दूसरे को बाइंड भी कर सकता है और वह खुद भी बाउंड है दूसरे के एक्ट से, ठीक है। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, नेक्स्ट हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, इन एन एग्रीड रेशियो। इन, ये आपको जरूर लिखना है, इन एन एग्रीड रेशियो, या तो भाई वे एग्रीमेंट कर लेंगे या कि भाई हम इस रेशियो में जो प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे, या फिर अगर उन्होंने कुछ भी यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं किया है किसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, कोई उन्होंने जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो उस केस में वे इक्वल करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा 6th लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ही बार आया आपका। तो जो लाइबिलिटी रहेगी पार्टनर्स की वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिकली क्या फीचर्स। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या है, अनलिमिटेड का मतलब है कि भाई हर एक पार्टनर्स है, ठीक है, वो उसकी जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी जो प्राइवेट एसेट है उसको भी यूज किया जा सकता है, जो फर्म है उसके फर्म के डेट की पेमेंट करने के लिए एक पार्टनर है उसकी जो प्राइवेट एसेट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो लाइबिलिटी है पार्टनर की वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसी के साथ ही हमारे हो चुके हैं यहाँ पे क्या जो फीचर्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप डीड की। तो देखिए पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड आपका बेसिकली क्या है, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, जो हमने एग्रीमेंट किया, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पार्टनरशिप डीड हमारे क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स आपकी गिवन है। तो जो पार्टनरशिप डीड है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पार्टनर जो एग्रीमेंट हमारा होगा वो हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो इसलिए जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने यहाँ पे कोई ये नहीं बोला है कि भाई जो एग्रीमेंट है वो आपका राइटिंग में रिटन में ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्रेफरेंस देते हैं कि भाई जो आपका पार्टनरशिप डीड है वो किस में हो, रिटन में हो,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमारी गिवन है। इन फ्यूचर हो सकता है कि भी डिस्प्यूट्स हमारे अराइज हो जाए, तो उस केस में जो रिटर्न में होगा तो अच्छा रहेगा। तो जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर हमारे बेसिकली भी क्या क्या रहेगा, सारी चीज़ उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि भी जो एक बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक जो पार्टनर है, पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, किस तरह से वे प्रॉफिट और जो लॉस है उसको शेयर करेंगे इन फ्यूचर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, सुन लीजिए आप फटाफट से। नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, कि भी फर्म का नाम आ जाएगा और भी हमारा मेन बिजनेस क्या है। इसी के साथ ही नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स का नेम आ जाएगा, हमारा उनका एड्रेस आ जाएगा, हर एक पार्टनर ने हमारी कितनी कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है। इसी के साथ ही जो डेट है पार्टनरशिप है वो हमने कब हमने स्टार्ट किया है। तो एक ये सारे के सारे क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देंगे तो कितना देंगे, ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, किसी पार्टनर्स को हम सैलरी कमीशन देंगे या फिर नहीं देंगे। तो ये सारे के सारे कंटेंट हमारे और भी बहुत सारे हैं, वे सारे के सारे आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इन द केस ऑफ द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप। तो कई बार हमारा क्या है कि भाई पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो उस केस में हमारे क्या प्रोविजन होंगे। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या बोलता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, उसमें आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया, तो उस केस में देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, इक्वल, आप इक्वल शेयर करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम अलाउड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वह भी चार्ज आपका नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही रेम्युनरेशन फॉर द फर्म वर्क, अगर फर्म के अंदर कोई पार्टनर है वो काम कर रहा है तो उसको किसी भी तरह की कोई भी सैलरी है वो नॉट अलाउड नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो जो लोन है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम की रेट से। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप एक्ट इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रहेगा, अब हमारे कुछ स्पेशल एस्पेक्ट है पार्टनरशिप अकाउंट्स के, तो उसके अंदर बेसिकली जो एस्पेक्ट है हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स के, उसके अंदर हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स के, जो कैपिटल अकाउंट्स है उनको किस तरह से मेंटेन करना है। इसी के साथ ही फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का अमंग द पार्टनर्स के अंदर, एडजस्टमेंट फॉर द रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट इन द पास्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड द डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हम तो सारे के सारे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स है उनके लिए हम क्या करते हैं, जो कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन करके चलते हैं। तो जो हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डिंग इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं, चाहे उन्होंने विड्रॉ किया है, जो भी उनको प्रॉफिट का शेयर रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, पार्टनर सैलरी है, तो ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, हमारे जो पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट है। तो इसलिए यहाँ पे दो मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। अगर मैं बात करती हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हमारे दो अकाउंट्स है जो कि हम मेंटेन करके चलते हैं हर एक पार्टनर के लिए। तो एक हम इसके अंदर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और सेकंड हमारा अकाउंट जो बनता है वो बनता है हमारा करंट अकाउंट। तो ये आपको याद रखना है। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज हमारा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और वहीं पे जो करंट अकाउंट है उसका हमारा बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो बैलेंस रहेगा कैपिटल अकाउंट का, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको हमेशा कहाँ पे दिखाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हमारा ये आएगा। और इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो हमारा लाइबिलिटी साइड आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और एसेट साइड आएगा अगर हमारा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एसेट साइड आएगा अगर डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड आएगा अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा लाइबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारा फिक्स्ड रहेगा, फिक्स के अंदर हमने दो
अकाउंट्स हमने बनाए कैपिटल और करंट। तो कैपिटल के अंदर हम सिर्फ जो भी कैपिटल हमने लगाई है या कोई भी कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया है या फिर उसको विड्रॉ किया तो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर। और बाकी की जो भी ट्रांजेक्शन है, चाहे इंटरेस्ट हमने कैपिटल पर दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दिया है, ड्राइंग अगर की है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया, वे सारे की सारी ट्रांजेक्शन हमारी कहाँ पे आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हमारा सिर्फ ओनली वन अकाउंट हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, और उस एक ही अकाउंट का नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन चाहे कैपिटल से रिलेटेड है, चाहे आपका सैलरी से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स है उनके बीच में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, फटाफट करा देती हूँ वैसे तो बहुत लेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या आएगा कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस रेशियो में, इन एन एग्रीड रेशियो, जो भी एक एग्रीड रेशियो, अगर एग्रीड रेशियो नहीं है तो फिर हम इक्वल रेशियो में। तो उसके लिए बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मेट हो जाएगा, मैं ये भी बता देती हूँ यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड है, जो भी टाइम है, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी डेबिट साइड और ये आ जाएगी क्रेडिट साइड, और फिर यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या क्या आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर, और यहाँ पे भी आपका अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रॉफिट अगर जब हमने P&L अकाउंट बनाया था, फाइनल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए थे, तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट, जो भी जितना भी रहेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद तो जो भी हम पार्टनर्स को देंगे तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने किसी पार्टनर को सैलरी दी है, इसी के साथ ही किसी पार्टनर को कमीशन दिया है, ठीक है, अगर हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, तो ये सब आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। और यहाँ पे अगर हमने किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ से फिर हम टोटल निकाल लेंगे, और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है इट मीन्स प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं इंडिविजुअली हम डाल देंगे। तो इस तरह से होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स है इन द पार्टनरशिप है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वैसे तो मैं पार्टनरशिप भी मैंने आपको ना, अगर किसी को और डिटेल में देखना है तो मैंने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप वे देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा वहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बताया है। और यहाँ पे हम थोड़ा फटाफट करेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट मीन्स एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है, इट मीन्स एनी चेंज इन द, जब भी हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है अगर उसमें क्या हो गया, चेंज हम लेके आए, तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे अगर मैं मोड्स की बात करती हूँ, हमारे क्या क्या मोड्स है किसके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के हमारे क्या क्या मोड्स है। तो जैसे ही हमारा एडमिशन होगा एक नए पार्टनर का, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज आएगा, तो एडमिशन भी हमारा एक मोड्स हो जाएगा। इसी के साथ ही अगर रिटायरमेंट हुई है किसी भी पार्टनर की, ठीक है, तो रिटायरमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के साथ ही अगर हमने जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उसमें अगर हमने क्या कर लिया, चेंज कर दिया, तो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा, तो इट मीन्स एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज आएगा। इसी के साथ ही कोई भी पार्टनर है अगर उसकी डेथ भी हो गई तो भी अब हमारा जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज आ जाएगा। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या कहलाएंगे, मोड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। जब भी एक न्यू पार्टनर आएगा
तो अब हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डिफाइन किया है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली with the consent of all the existing partners। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हमारा कब होगा, जब हमें कंसेंट मिल जाएगी। यहाँ पे जो कंसेंट है, जो सहमति है, वो होनी चाहिए ऑल सभी पार्टनर्स की, ऑल द जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है। जैसे 4 पार्टनर है, अभी वे 5वां पार्टनर वहाँ पे कोई आना चाहता है, तो जब चारों पार्टनर अपनी सहमति दे देंगे तो तभी हमारा क्या होगा, जो न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन होगा। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो जो 5th पार्टनर है वो हमारा नहीं आएगा। तो ये जरूरी है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कब पॉसिबल है, पार्टनरशिप एक्ट ने मेंशन किया कि कंसेंट होनी चाहिए ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हमारा न्यू पार्टनर आएगा तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR का मतलब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर विल चेंज, क्योंकि भी एक नया पार्टनर आएगा। तो पहले अगर 3 पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते थे, ठीक है, अब एक पार्टनर और आ गया, तो अब जो पहले 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो तीनों ने बांट लिया, लेकिन अब जो अगर अगले साल भी 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो 4 में बटेगा, तो जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो तो चेंज होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना पड़ेगा। और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारा क्या आएगा, तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड पार्टनर है उनको अपना हिस्सा जो न्यू पार्टनर आया उसको देना पड़ेगा, तो उनका जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यू शेयर क्या कैसे निकालेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है अगर मैं उनका न्यू शेयर कैलकुलेट करूँ, न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर न्यू, तो वो हमारा बेसिकली अब हमारा ओल्ड शेयर है वो ज़्यादा है, उसमें से उसने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो भी सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो सेक्रीफाइस शेयर है उसको माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर में से, तो हमारे बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर। तो ये फॉर्मूले बन सकते हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और हो सकता है कि भी MCQ आपको कैसी घुमा फिरा के ऐसे ये जो न्यू शेयर निकालना है वो कैसे भी पूछ सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू शेयर का मतलब क्या है। ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर कम हो चुका, और कम कैसे होगा, जो ओल्ड शेयर है उसमें से जब उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू शेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो देखिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो देखिए सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो रहेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या, सेक्रीफाइस का मतलब क्या कि भाई जो ओल्ड पार्टनर थे और जब न्यू पार्टनर आया तो भी उसको कुछ हिस्सा देना पड़ा, तो उसी को हम बेसिकली क्या बोल देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल देंगे। तो द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, भी वह रेशियो जिसमें जो ओल्ड पार्टनर है वे एग्री हुए हैं अपने प्रॉफिट का शेयर है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए, किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स। जो पार्टनर्स आ रहा है या जो इनकमिंग पार्टनर उसके फेवर में वे देंगे, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लूँ तो उसका फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो कि भाई जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे गुडविल की, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुडविल की, लेकिन गुडविल की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भी जब भी एक पार्टनर आएगा, जब भी किसी भी पार्टनर का अगर एडमिशन होगा, ठीक है, तो जो न्यूली एडमिटेड पार्टनर होगा एक्वायर 2 मेन राइट्स, उसको 2 मेन राइट्स मिलते हैं। क्या क्या, एक तो उसको राइट मिलेगा टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो एसेट है उसको वो क्या करेगा, शेयर करेगा। एक राइट तो उसका ये हो जाएगा। सेकंड राइट उसका क्या हो जाएगा, टू शेयर द प्रॉफिट, भी वो प्रॉफिट को शेयर करेगा। अब ऐसे ही थोड़ी ना उसको ऐसे ही दे देंगे कि भी कोई नया पार्टनर आया कि भी उसको ऐसे हिस्सा दे दिया प्रॉफिट में भी शेयर में भी, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है कि भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली जो गुडविल है गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, और फिर जो न्यू पार्टनर आएगा वो भाई प्रॉफिट शेयर करेगा, इसलिए उसको कुछ गुडविल का हिस्सा लेके आना पड़ेगा। एसेट शेयर करेगा तो भी उसको कुछ कैपिटल का हिस्सा भी लेके आना पड़ेगा। तो जो न्यू पार्टनर आएगा तो वह 2 यहाँ पे एक तो गुडविल का शेयर लेके आएगा और एक वो अपनी जो कैपिटल है वह लेके आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ गुडविल की, तो गुडविल बेसिकली क्या है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। तो गुडविल को हम क्या बोल सकते हैं कि भी कोई भी फर्म है उसकी जो रेपुटेशन है, ठीक है, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, वो बेसिकली क्या गुडविल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू द गुडविल। गुडविल की वजह से या फिर रेपुटेशन की वजह से एक फर्म क्या करती है, वो
जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। तो गुडविल बेसिकली हमारी क्या निकल के आई, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। तो हमारे बहुत सारे फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को। तो वे फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं सुन लीजिए, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि भाई नेचर ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस किस लोकेशन पे हमारा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है, जितनी हमारी एफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगी उतनी हमारी गुडविल की वैल्यू हाई निकल के आएगी। मार्केट सिचुएशन है, कुछ स्पेशल एडवांटेजेस है किसी फर्म के पास से, तो उस वजह से भी उसकी गुडविल हाई हो सकती है। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक इस्टेब्लिश है, तो एक जो न्यूली अभी अभी कोई फर्म एग्जिस्टेंस में आई है, इस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो उसके कंपेयर में जो लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट है बिजनेस का, उसकी जो गुडविल है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे है, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा, एक्सेस टू द सप्लाईज, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द गुडविल। इसी के साथ ही नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, कि जो गुडविल है उसकी हमें वैल्यू करने की जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। तो देखिए, जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हमें नीड होगी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन हुआ है उस टाइम भी हमें नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल होगी, या फिर रिटायरमेंट हुई, किसी पार्टनर की डेथ हुई है, डिजुलेशन ऑफ द फर्म है, अमेलगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म उसको हमने सोल्ड आउट कर दिया है। तो ये सारे के सारे हमारे केसेस हो जाएंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो अब हम बात करेंगे मेथड्स। नीड्स तो हमने देख ली कि भाई कब कब हमें जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अब हमारे जो मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो गुडविल है उसकी वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं, या हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, तो गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स है बेसिकली यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसको भी हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आपका सेकंड है हमारा क्या, वेटेज, ठीक है, वेटेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखिए, इसमें हमारा बेसिकली आपको फॉर्मूला याद करने हैं और इसी के साथ ही क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सिंपल एवरेज मेथड की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें हमें सबसे पहले, नाम ही है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का हमारा मेथड क्या है, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दे रखे हैं तो हम टोटल प्रॉफिट ले लेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे हमारे 3 साल के प्रॉफिट गिवन है तो तीनों साल के प्रॉफिट ले लेंगे, और जितने हमारे ईयर्स होंगे उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और फिर जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू हम कैसे निकाल देंगे, हमारा फॉर्मूला रहता है क्या, कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज मीन्स दैट द नंबर ऑफ द ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, कि भाई इतने सालों तक तो और जो हमारी फर्म है वो क्या करेगी, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उसको क्या करेगी, अर्न करेगी आफ्टर चेंजिंग द ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट। तो यहाँ पे बेसिकली गुडविल की वैल्यू, जो गुडविल है, गुडविल मैंने क्या बताई, रेपुटेशन है। रेपुटेशन का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर कोई फर्म किसी दूसरी फर्म को परचेज करती है तो वहाँ पे अगर वो उसको गुडविल भी परचेज करती है तो गुडविल परचेज करने का मतलब यही है कि भाई वे एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई इस फर्म की गुडविल की वजह से हम 3 साल तक, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जैसे 3 साल में मान के चलती हूँ यहाँ पे, तो वे जूम करके चलते कि भाई 3 साल तक और हम सेम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी गुडविल की वजह से। तो ये रहता है हमारा नंबर ऑफ द ईयर परचेज। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो एवरेज प्रॉफिट की उससे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही जो आपका वेटेड एवरेज मेथड है, तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन में ही ना वेट गिवन रहेंगे, जैसे कि भी आपके 3 साल के प्रॉफिट है, जैसे 2020 का प्रॉफिट गिवन है, 2021 का प्रॉफिट गिवन है, और फिर आपका 2022 का प्रॉफिट गिवन है, और फिर इनके सामने ऐसे वेट रहेंगे 1, 2, 3। तो फिर जो जिस साल का प्रॉफिट गिवन है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2020 का जो प्रॉफिट है वो 20,000 है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट है 20,000 है 2020 का, तो फिर हम कैसे निकाल लेंगे, 2022 है इसका जो प्रॉफिट है वो 15,000 है,
23 है, इसका 10,000 प्रॉफिट है, ठीक है। और ये इनको वेट दे दिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, 2020 में हम 20 के जो हमारा प्रॉफिट है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 20 के, ठीक है, 20,000। उसके बाद फिर हमारा ये 2020 का हो गया। अब 2021 का तो हमारा 15 के है प्रॉफिट और 2 इसको हमने वेट दिया है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30। और 2022 का जो प्रॉफिट है वो हमारा 10 के गिवन है और यहाँ पे वेट क्वेश्चन में गिवन मिलेगा 30 के। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80 के। ये आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसको फिर हमें जो निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमने ये हमारा वेटेड प्रॉफिट निकल के आया। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, वेटेड प्रॉफिट है और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फिर 80K को हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे वेट्स गिवन है, तो वेट्स के टोटल से। तो वेट्स हमारा 1 2 3, तो 1 और 2 3 3 3 6, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल निकालने के लिए जो भी नंबर्स ऑफ ईयर्स गिवन रहेगा, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में आपको जो एवरेज प्रॉफिट है ना, ठीक है, वो आपको गिवन नहीं होगा। एवरेज प्रॉफिट इन द सेंस जो आपको प्रीवियस ईयर्स के जो प्रॉफिट गिवन है तो वे आपको नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन नहीं होंगे। तो हमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ आइटम ऐसे होंगे जिसको हमें माइनस करना पड़ेगा, कुछ आइटम ऐसे होंगे जिसको ऐड करना पड़ेगा। एक तरह से आप लोगों को ना मिलावटी, जैसे मैं बात करती हूँ 2020 कि भाई 2020 के अंदर जो प्रॉफिट गिवन है ना वो है 20,000, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया कि भाई जो 2020 का प्रॉफिट है ना, इसमें हमने इसको कैसे लिया है, इसको हमने लिया है कि भाई हमने एक जो सेल है उसको, जो एसेट है उसको सेल किया था, ठीक है। तो उससे हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई भी एसेट हमने सेल आउट की और उस पर हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो वे 2,000 का जो प्रॉफिट है ना वो इसी में ऐड है। तो क्या हमारा जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नहीं ना। तो एक तरह से ये हमारा अबनॉर्मल गेन है। तो अबनॉर्मल गेन है उसको हम, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, बिजनेस प्रॉफिट रहेगा, उसमें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हमने इसमें ऐड करके ले रखा है इसको। तो इसलिए अगर मुझे 2020 का करेक्ट प्रॉफिट निकालना, अगर यहाँ पे मैं करेक्ट प्रॉफिट निकाल लूँ तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट तो क्या निकल के आएगा कि भाई मुझे 20,000 में से 2,000 माइनस करने पड़ेंगे तो तब जाके मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकल के आएगा 18,000, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना एक तरह से ये क्या है, मिलावटी प्रॉफिट गिवन है। ये क्या है, मिलावटी प्रॉफिट गिवन है। तो आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। तो हो सकता है कि भी कुछ आइटम ऐसे हो जो हमने माइनस कर दिए हो लेकिन उनको माइनस नहीं करना था, तो अब हम उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमने ऐड कर दिया था 2,000, 20,000 में ऐड, 2,000 ऐड करने के बाद हमारा प्रॉफिट 20,000 है, लेकिन 2,000 हमें ऐड नहीं करना था, इसलिए हमारा करेक्ट प्रॉफिट क्या आएगा, 18,000 आएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो सबसे पहले आपको वे आइटम है उनको माइनस या फिर ऐड करके अपना करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और करेक्ट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आइटम आपको बता देती हूँ कौन कौन से आपको माइनस करने, कौन कौन से ऐड करने हैं। अगर आपको जिस भी साल का प्रॉफिट गिवन है उसमें अगर कोई भी अबनॉर्मल लॉस है तो आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि अबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि भाई हमने माइनस कर दिया होगा और उसको हमें माइनस नहीं करना था, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। जैसे आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, लॉस बाय फायर है, कोई भी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, डिविडेंड की आपने पेमेंट की है, वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने पेमेंट की है, तो ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक है। अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है तो उस केस में उसको हम क्या कर देंगे, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें ऐड कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड कर देंगे। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसने हमने उसको क्या ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आइटम होंगे जो कि हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमारे कुछ आइटम होंगे जो हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो वे हमारे कौन कौन से, इसका उल्टा कर देंगे। जो हमने ऐड किए ना तो उसके जो भी उल्टे मिलेंगे, जैसे हमने अबनॉर्मल लॉस को ऐड किया था तो अब हमारे जितने भी अबनॉर्मल गेन होंगे उसको माइनस कर देंगे। जैसे हमने डिविडेंड पे किया था तो उसको ऐड किया था, तो अब हमें डिविडेंड अगर मिला है तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसका उल्टा कर देना, तो वे सारे के सारे हमारे माइनस हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक उसको ऐड किया था, तो इसका उल्टा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से फिर फाइनली हम क्या निकाल लेंगे, करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर ऐसे एवरेज प्रॉफिट और हमारी फाइनली गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड मेथड। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया था एवरेज मेथड
3 मेथड थे गुडविल की वैल्यू को निकालने के लिए, 3 मेथड्स है। तो मैंने एक मेथड आपको बता दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी फर्म्स की कैपिटल गिवन मिलेगी आप लोगों को, इसी के साथ ही आपको एक गिवन मिलेगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं इसको NRR से लिख देती हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जैसे 10% है, 20% है, और डिवाइड बाय 100 करके यहाँ से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, साथ के साथ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर मैं कहती हूँ कि जो फर्म की कैपिटल है ना 5 लाख रुपए गिवन है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना ये आपकी 10% गिवन है, तो यहाँ पे 10% में निकाल दूंगी। तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है ना वो मेरा कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसमें मेरा गिवन है एवरेज प्रॉफिट, अभी बताती हूँ। सुपर प्रॉफिट हमारा, फिर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। तो फॉर एग्जांपल सुपर प्रॉफिट हमारा गिवन है 60,000, ठीक है, 60,000 हमारा ये एवरेज प्रॉफिट हमारा गिवन है 60,000, ठीक है। तो देखिए हमने 5 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी थी और 10 रुपये की रेट ऑफ रिटर्न से हमारी रिटर्न होनी थी 10%। तो भाई 5 लाख पे हमने 10% निकाला, तो भाई हमने ये अज्यूम किया कि भाई हम 5 लाख पे ना 50,000 रुपये तो कमा लेंगे, 50,000 तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया 60,000 निकल के आया। इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा कितना निकल के आया, 10,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरा क्या निकल के आ गया, 10,000। तो यहाँ से जो गुडविल है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, वही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन रहेंगे, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है। तो यहाँ से फिर आप गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भाई जो मेरा सुपर प्रॉफिट है वो मेरा कितना निकल के आया, 10,000 निकल के आया। मैंने अज्यूम कर लिया ऐसे कि नंबर ऑफ ईयर्स मेरे 2 गिवन है, तो 2 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो गुडविल की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी, 20,000। तो ये हो जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे जो फिगर्स है उसको अज्यूम करके भी बता दिया, इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थर्ड हमारा मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें भी हम 2 तरह से गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार जो सुपर प्रॉफिट होगा उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 मैंने क्या बताया, एक बार तो जो एवरेज प्रॉफिट है उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे, जो एवरेज प्रॉफिट है उसका हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइजेशन। एक बार हम क्या करेंगे, जो सुपर प्रॉफिट है उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है इसके अंदर हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट मेथड है सबसे पहले हम निकालेंगे एक कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या कि भाई जो हमारा क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, तो हमें ये निकाल लेंगे कि भाई इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारे पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, कम से कम ये वैल्यू होनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन रहेगा और उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन रहेगी, उल्टा हम कर देंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल के आ जाएगी, भाई इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको साथ ही साथ रियल वैल्यू भी आपको गिवन होगी कि भाई आपकी जो नेट एसेट्स है, आपकी जो वैल्यू कितनी, आपके कैपिटल कितनी लगा रखी है। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी ये ज़्यादा निकल के आएगी, और जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपकी एसेट की वैल्यू वो कम रहेगी। तो जो वो डिफरेंस होगा वो हमारा किसकी वैल्यू निकल के आएगा, गुडविल। तो गुडविल हमारी क्या निकल के आएगी, जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने सोल्व की उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारी नेट एसेट गिवन होगी। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उन्होंने नेट एसेट वर्ड गिवन है वहाँ पे या फिर कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंस है वो हमारे क्या निकल के आएगा, गुडविल। सेकंड इसी के अंदर हमारा क्या है, सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा क्या है, अब हमारा जो सुपर प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर
प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी गुडविल निकल के आएगी और जो भी आपका सुपर प्रॉफिट रहेगा उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब वही हमारी क्या है, गुडविल की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी। तो बेसिकली ये 3 मेथड है हमारे किसके, वैल्यू निकालने के, गुडविल की कैलकुलेट करने के। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम बात करेंगे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की भी जो अब न्यू पार्टनर आया है वो जो गुडविल का अमाउंट लेके आया है तो उसका ट्रीटमेंट हमारा बेसिकली क्या, हमारी जो अकाउंटिंग रहेगी, जो हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, जब न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, जब हमारा जो न्यू पार्टनर्स है वो उसने क्या किया, वो लेके आया गुडविल को इन कैश, तो तब हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, तो अगर वो कैश में लेके आया है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश या फिर हमारा बैंक, कैश या बैंक अकाउंट हम करेंगे डेबिट, जो भी हमारा अमाउंट है जितना भी वह लेके आया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जर्नल एंट्री आपको याद करनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जर्नल एंट्री से रिलेटेड। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लेके आएगा तो उस पर किसका राइट है, वो किसको देगा वो गुडविल का पैसा, जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे जो पैसा आएगा तो फाइनली वो किसको चला जाएगा, जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहेंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, और किस रेशियो में, जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उस रेशियो में आप ये जो गुडविल का पैसा है जो न्यू पार्टनर लेके आया उसको हम बांट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी बेसिकली 2 एंट्री, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकंड केस है क्या, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश पार्टली और फुल्ली। तो हो सकता है कि जो न्यू पार्टनर आया है वो कैश में ना लेके आया हो, या फिर पार्टली भी कुछ हिस्सा तो वो कैश में ले आया और कुछ हिस्सा कैश में नहीं लेके आया। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस है ब्रिंग गुडविल इन कैश, सेकंड है व्हेन द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश, और या फिर पार्टली कैश में और पार्टली कैश में नहीं लेके आया। तो उस केस में देखिए हम, तो बेसिकली जितना पार्ट कैश में आएगा तो उसकी तो यही सेम एंट्री हो जाएगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना हिस्सा वह नहीं लेके आया उससे हम क्या करेंगे, उतने हिस्से से हम उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि भी जो गुडविल का अमाउंट था न्यू पार्टनर को 50,000 रुपये लेके आने थे, तो उसने क्या किया, 50,000 में से वो 20,000 रुपये तो कैश में ले आया और बाकी के 30,000 वो कैश में नहीं लेके आया। तो अब देखिए हमारी क्या जनरल एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी हो जाएगी वही कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो 20,000 लेके आया तो हम 20,000 से एंट्री करके दिखा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा 30,000 अभी भी बचे हुए, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री हम करेंगे जो हमारा न्यू पार्टनर है। ठीक है, जो हमारा न्यू पार्टनर है या तो उसका कैपिटल अकाउंट या फिर उसका करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, या जो भी अगर हमें मेथड बोल रखा तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। फिक्स्ड मेथड है तो हम करंट अकाउंट लेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट लेंगे, और इसी के साथ ही प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेबिट हो गया मेरा, ये भी डेबिट हो गया, और टू फाइनली हमारा किसको मिलेगा, जो भी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, बार बार नहीं लिखते, आप समझ जाना, यहाँ पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा बेसिकली वो हमारे कितना आएगा, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हम कितने से करेंगे, 30,000 से, जो वह कैश में नहीं लेके आया। जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो कितने से होगा, 20,000 से, 20,000 तो कैश में लेके आया, और फाइनली पूरे 50,000 किसको मिल जाएंगे, जो सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे ना हम इंडिविजुअली दिखाएंगे कि भी एज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, 20 पार्टनर, अभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग लिख दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एंट्री ये होगा हमारा ट्रीटमेंट किसका, गुडविल का।
अब है जो गुडविल है उसी के रिगार्डिंग आपका इम्पोर्टेंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है हमारे ये स्टैंडर्ड। और इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे भी, अप्लाई ये कैसे होगा हमारे किस पर, गुडविल पर। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए जो गुडविल है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है हमारी परचेज्ड गुडविल और एक है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा। परचेज गुडविल का मतलब जो हमने परचेज की है, जिसको हमने खरीदा है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब जो हमने खुद से अपनी मेहनत से हमने अर्न की है। इट इज अर्न, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट और द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स ने जो एफर्ट्स लगाए, जो मेहनत की है, मैनेजमेंट ने जो एफर्ट लगाए हैं, जो मेहनत की है, तो उससे जो उन्होंने गुडविल अर्न की है वो कहलाएगी आपकी सेल्फ जनरेटेड। परचेज भाई एक फॉर्म है, हमने उस फॉर्म को परचेज किया तो हमने उसकी गुडविल को भी परचेज कर लिया। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, इंटेंजिबल एसेट से। और हम सभी को पता है जो गुडविल है, गुडविल भी हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। तो यही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा गुडविल पर भी। तो देखिए ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा बोलता है अगर हमारी गुडविल क्या है, परचेज्ड है, अगर हमने गुडविल को परचेज किया है तो हम उसकी क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। मे बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेड इन बुक्स के अंदर हम इसको शो करेंगे। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि भी इनको शो करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, इसकी एंट्री करके दिखाएंगे और इसको हम शो करेंगे कहाँ पे, एसेट साइड में। एसेट साइड में हम क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है, परचेज गुडविल को। लेकिन वहीं पे जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी हम जो अकाउंटिंग है, जो इसकी अकाउंटिंग है या अकाउंटेड इन द बुक्स, हम इसको नहीं करेंगे एंड नॉट शोन इन द एसेट्स। और इसको हम इसी के साथ ही जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है जहाँ पे हम एसेट में इसको दिखाते हैं, वो भी हम इसको नहीं दिखाएंगे, किसको, सेल्फ जनरेटेड हमारी जो गुडविल रहेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे, जब हमारा एक नया पार्टनर आया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब भी एक न्यू पार्टनर आएगा, न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर 2 मेन राइट्स, उसको 2 मेन राइट मिलेंगे। 2 मेन राइट मैंने कौन कौन से बताए थे आपको, राइट टू शेयर द एसेट, राइट टू शेयर द एसेट्स एंड राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब ये राइट उसको मिलेंगे। इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो हम कैलकुलेट करेंगे जब हमारा एक न्यू पार्टनर आएगा। इसी के साथ ही अगर जो गुडविल है तो गुडविल की वैल्यू भी हम निकालेंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि भाई जो भी हमारी एसेट है, जो भी लाइबिलिटीज है हमारी जो गिवन है बिजनेस के अंदर, अब हम उनको भी क्या करेंगे, रीवैल्यू हम करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, रीवैल्यू हम करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज भी अब हम करेंगे जब भी हमारे क्या आएगा, एक नया पार्टनर आएगा, ठीक है। इसी के साथ ही न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका हिडन गुडविल का, हिडन गुडविल और जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है। ये आप जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ उनको ज़रूर देख के जाना, बिल्कुल वहाँ पे मैंने क्लियरली ये आपके जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ मैंने आप लोगों को कराए है, तो एक बार आप ये ज़रूर देख के जाना, ठीक है। तो ये अभी मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊँगी कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसको हम कैसे निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो अब हम किसकी बात करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो जितनी भी एसेट्स है हम उसकी रीवैल्यू निकाल देंगे, उसको वही वैल्यू पे हम कैसे शेयर दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी लाइबिलिटीज है उसकी भी फिर से असेसमेंट करेंगे। और फाइनली इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए जो रीवैल्यूएशन होगा एसेट्स का और लाइबिलिटीज का वो कब होगा, ध्यान से सुन लीजिए, सुनने भर से ही आपको याद हो जाएगा।
ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर क्वेश्चन आ भी गया तो, ठीक है। ये जो मैराथन है इसको 2-3 बार देख लेना, काम करते करते भी आप इसको सुन सकते हो, उसी से आपका जो अकाउंट्स है वो तैयार हो जाएगी। और जैसे ही आपको टाइम बैठ के पढ़ने का टाइम लगता है तो आप अपनी जो बुक्स है उसको उठाइए, अदरवाइज आप काम करते करते भी सुनोगे ना। जैसे हाउसवाइफ की अगर मैं बात करती हूँ, खाना बना रही है तब वो इसको चला लेना, ठीक है। जो भी अपना कोई भी हाउस होल्ड वर्क आप कर रहे हो तो उस टाइम इसको कर सकते हो। ट्रैवलिंग आप कर रहे हो तो रास्ते में इसको सुन के भी आपका आराम से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज है। ये रिवैल्यूएशन हम कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जब भी हमारा एडमिशन होगा, या अगर रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी तो तब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर हमने जो प्रॉफिट शेयर रेशियो उसको चेंज किया तो तब भी हमारा रिवैल्यूएशन हमारा किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा ही हम, जब भी हमारी ये सिचुएशन होगी जो 2-3 मैंने आपको बताई है, उस केस में हम क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। हम ऐसा क्यों करते हैं? वाई का आंसर हमारा क्या होगा भाई? क्यों हम रिवैल्यूएशन करते हैं? कि जब हमारे एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, या हमने प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हुआ, या रिटायरमेंट हुई है, या किसी पार्टनर की डेथ हुई है, तो उस टाइम हमने रिवैल्यूएशन क्यों किया एसेट का? तो देखिए, सो द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज पेबल नीड टू बी ब्रॉट टू देयर करेक्ट वैल्यू। तो जो पार्टनर अगर कोई गया है, अगर बाई चांस रिटायरमेंट होगी तो वो जाएगा, तो भाई करेक्ट वैल्यू में उसको शेयर मिल सके, हम पेमेंट कर सके लाइबिलिटीज की। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर आया है, अब वो उसका हिस्सा भी फर्म के अंदर हो जाएगा। अब उसका हिस्सा फर्म के अंदर हो जाएगा तो वह एक करेक्ट वैल्यू जानना चाहेगा कि भाई आज से 4 साल पहले अगर हमने एक मशीनरी परचेज की थी 5 लाख रुपए की, तो क्या आज भी उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है? ठीक है। अगर आज उसकी 3 लाख ही वैल्यू हो चुकी है तो 2 लाख का हमारा लॉस हो चुका है, तो जो न्यू पार्टनर आया है वो क्यों भागीदारी बनेगा भाई 2 लाख का जो लॉस हुआ है? तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ताकि जो इनकमिंग पार्टनर है इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ना तो भाई हम उसको कोई एडवांटेज देंगे ना हम उसको कोई डिसएडवांटेज देंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, अगर हमारी 5 लाख की हमने लैंड परचेज की थी और आज उसकी वैल्यू 8 लाख हो चुकी है, तो 3 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। तो 3 लाख का प्रॉफिट है तो भाई न्यू पार्टनर जो आया उसका तो उसमें कोई हिस्सा है ही नहीं। अगर हमने रिवैल्यूएशन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो हिस्सा ले लेगा अपना प्रॉफिट में। तो इसलिए ना तो हम उसको किसी भी तरह की एडवांटेज देंगे, ना ही हम किसी भी तरह की डिसएडवांटेज देंगे। तो इसी से बचने के लिए, और करेक्ट वैल्यू भाई जिस दिन वो आया उस दिन इस एसेट की ये वैल्यू है, बिल्कुल ये करेक्ट वैल्यू है। तो करेक्ट वैल्यू जानने के लिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। अब इसी के साथ ही हम कैसे करते हैं तो मैंने आपको बता दिया। जो भी वैल्यू होगी एसेट्स की और लाइबिलिटीज की उसको हम एडजस्ट करेंगे थ्रू अकाउंट। एक अकाउंट हम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आप नाम याद रख लेना, कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम आ जाए और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये क्या पूछ लिया, तो यही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी फिर सारी की सारी एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा तो बेसिकली इसका ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, वही ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड। अब मैं बार बार पर्टिकुलर और अमाउंट नहीं लिखूंगी, लिख ही देती हूँ। पर्टिकुलर आ जाएगा यहाँ पे हमारा अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो इस अकाउंट्स के अंदर हम क्या करेंगे? जितनी भी एसेट्स उनको ट्रांसफर करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम दिखाएंगे अगर हमारी लाइबिलिटी ट्रांसफर इन द सेंस कि भी अगर हमारा वहाँ पे चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रांसफर तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में हम टोटली ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हमारी एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज वैल्यू हुई है तो वो हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारी जो एसेट है वो डिक्रीज हुई है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी डिक्रीज इन एसेट। इसी के साथ ही अगर हमारी लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हुई है तो आ जाएगी हमारी डेबिट साइड में इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, और अगर हुई है हमारी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। तो इस पे हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये हमारा कौन सी टाइप का अकाउंट है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कौन सी टाइप का अकाउंट है? तो देखिए मैं ही बता देती हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल रहेगा वही हमारा रिवैल्यूएशन पर अप्लाई होगा। अगर हमारा
इनकम है, गेन है तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, अगर हमारा एक्सपेंसेस है, लॉसेज है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ऐसे, अगर हमारी एसेट है वो इंक्रीज होगी तो वो हमारे लिए इनकम होगी ना, फायदा हुआ हमारी एसेट की वैल्यू। जैसे 5 लाख की लैंड थी वो 8 लाख रुपए की होगी तो हमें तो 3 लाख का फायदा हो गया, फायदा हो गया तो गेन हो गया, इनकम होगी, इनकम हो गई तो हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना, ठीक है। डेबिट ऑल जो भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, डेबिट ऑल लॉसेज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इसी के साथ ही अगर हमारी कोई भी अनरिकॉर्डेड, जो हमारी पहले बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं थी लेकिन अभी हमें पता चला है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी इधर आ जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो हमारी डेबिट साइड आ जाएगी। और फिर यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे और जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा फाइनली हमारे किसको मिलेगा, जो हमारे पार्टनर्स है। पार्टनर्स कौन से, ओल्ड पार्टनर्स। जो न्यू पार्टनर है उसका कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू पार्टनर आपको नहीं डालना है। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जो अगर देखिए प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर, ये आपको याद रखना, ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर किस रेशियो में, जो उनका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे ही अगर देखिए प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी और अगर लॉस होगा तो फिर डेबिट साइड ज़्यादा आएगी। तो फिर यहाँ से लॉस हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक दो बात और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे, हमने एसेट्स लायबिलिटी ये तो चेक कर लिया, लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट है, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर कई बार हमें कुछ रिजर्व्स है, कुछ हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ये सब हमारे होते हैं, ठीक है। तो उसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, जो भी रिजर्व गिवन है, जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हमारे गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो उसकी एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी। तो देखिए इफ एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अ बैलेंस इन द रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। जब हमारा एक न्यू पार्टनर आया, उसका एडमिशन हुआ और बैलेंस शीट में हमारे रिजर्व भी गिवन है, हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस भी गिवन है, तो दे आर ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो इनको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। दे आर ट्रांसफर्ड कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम इनको, टू द ओल्ड पार्टनर। जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, इसकी ज़रूरत हमें क्यों हुई ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि देखिए जो भी हमारे ये रिजर्व है, ये हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, ये किससे बिलोंग करते हैं, अर्लियर पीरियड से। जो हमारा न्यू पार्टनर आया उसके आने से पहले के टाइम के है। इट मीन्स ये हमारे जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं पर इनका राइट है, तो ये उन्हीं को मिलने चाहिए। न्यू पार्टनर है, ठीक है, उसका तो इस पर कोई राइट नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर हमारा रिजर्व गिवन है 50,000 रुपये का, ठीक है। तो हम इसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए हमारी जो जर्नल एंट्री वो हमारी क्या होगी, जो रिजर्व है बैलेंस शीट की कौन सी साइड में रहेगा, लाइबिलिटी साइड में रहेगा, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में है। तो रिजर्व का बैलेंस हमारे क्या, क्रेडिट। अब रिजर्व को हम खत्म करने जा रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और किस रेशियो में चला जाएगा, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रॉफिट गिवन तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट कर दें। अगर लॉस गिवन है तो लॉस का मतलब नुकसान है, नुकसान है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा और टू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी के साथ ही ना बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब गुडविल हमारी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब भी हमारा एक पार्टनर्स है उसका एडमिशन हुआ है और उस टाइम है ना ऑलरेडी हमारी बुक्स के अंदर गुडविल है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट, ये भी छोटा सा देख लेना, एक एंट्री है बस वो समझानी है, इन द बुक्स।
अगर हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमारी जो गुडविल गिवन है तो हमें तो क्या है, जो न्यू गुडविल है वो वैल्यू हम निकालते हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, इस वाली गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो पहले आपको इसको रिटर्न ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ करने के बाद ही फिर हम हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होती है, जो न्यू पार्टनर है, जो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल है वो हम निकालते हैं। तो पहले हम ये एंट्री कर देंगे। तो बेसिकली हमारी क्या एंट्री होगी रिटर्न ऑफ करने की, तो ये जो गुडविल है, गुडविल का बैलेंस हमारा बेसिकली क्या रहता है, डेबिट रहता है। तो इसको राइट ऑफ करना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा गुडविल, और ये गुडविल है, इस पर किसका राइट है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मीन्स जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल की यहाँ पे बात की है। तो उसको हम उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में इसको क्या कर देंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी वही, जब न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी और जो न्यू पार्टनर लेके आएगा तो वो उनको सेक्रीफाइस रेशियो में मिल जाएगी। तो ये था बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक और आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, रीअसेसमेंट भी हमारा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म से स्टार्ट कराया था, तो ये हम सारा कर चुके हैं। पार्टनरशिप है, प्रोविजन है। ठीक है, तो अब जो हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिजुलेशन, तो इसके अंदर जो मैंने आपको ये एडमिशन ऑफ द पार्टनर अभी कराया, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो ये है ना, वैसे तो मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, रिटायरमेंट और डेथ भी आपको करा चुकी हूँ, लेकिन मैराथन से ही मैंने, अकाउंटिंग से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें आज आपका जो पार्टनरशिप है ये तो एटलीस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो आपका ये है ना, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, कि भाई जो न्यू पार्टनर आएगा उसके बेस पे जो हमारी कैपिटल है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। इसी के साथ ही ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है, ये मैंने आपको अभी अभी करा दिया है। ठीक है, तो ये वाला भी आप, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा कि भाई किस तरह से एक नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल, और फिर जो ओल्ड पार्टनर उनकी कैपिटल गिवन है, तो उसके बेस पे ना आप उस वीडियो को देख लेना जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुकी हूँ। और इसी के साथ ही जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है वह भी वीडियो मैं आपको करा चुकी हूँ। देखना एक बार, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जो वीडियो आपको अलग से देखनी है, अभी मैं यहाँ पे टॉपिक नहीं करा रही हूँ। तो वैसे तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक वीडियो तो आप हिडन गुडविल निकालना है वो देख लेना, आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो इन वीडियो को देख लेना जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक वीडियो है कैलकुलेशन ऑफ क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक ये वाली वीडियो आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसी के साथ ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी आप यहाँ पे अभी मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अच्छे से करा रखा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर आपका वही जो न्यू एडमिट पार्टनर है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, कैपिटल है उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये अभी इसी के साथ ही हमारा ये भी कंप्लीट हुआ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अभी हम करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो न्यू पेज ले लेते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो देखिए रिटायरमेंट या फिर डेथ होना पार्टनर की, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, अगर आपने ये जो अच्छे से कर लिया है एडमिशन, तो हमारा सेम ही है। ठीक है, वहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज क्या है, जो हमारा एडमिशन था वहाँ पे तो हमारा एक पार्टनर आया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर जाएगा, या चाहे रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, तो एक पार्टनर कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जब न्यू पार्टनर आया था तो हमने उसको शेयर दिया था, तो हमने सेक्रीफाइस किया था, हमने मीन्स ओल्ड पार्टनर ने। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पार्टनर जाएगा तो यह अपना शेयर लेके थोड़ी ना जाएगा, शेयर इन द सेंस भी ये अपना शेयर है वो दे के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ओल्ड पार्टनर है वे क्या करेंगे, गेन करेंगे। वो एडमिशन में उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो देखिए ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिड कम्स टू एंड। तो ये तो है ही, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, एडमिशन होगी, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिड है वो तो हमारा खत्म हो जाएगा, और उसके प्लेस पे एक न्यू पार्टनरशिप डिड नीड्स टू बी फ्रेम्ड। हम एक नया पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। तो जो भी रिटायरिंग या फिर डिजीज पार्टनर है, अकाउंट इज सेटल्ड एंड अमाउंट पेबल टू हिम और हर और हिज एग्जीक्यूटर इज असर्टेन। ठीक है, अगर रिटायरमेंट हुई है तो सारा अमाउंट हम उसी को दे देंगे। अगर बाई चांस डेथ हो चुकी है तो भी उसका जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा, जो भी उसका जो एग्जीक्यूटर होगा उसको हम क्या दे देंगे, उसका अमाउंट दे देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें निकालना है, यहाँ पे हम निकाल देंगे कि भाई हमें कितना अमाउंट देना। तो यहाँ पे उसका जो अमाउंट ड्यू रहेगा रिटायरिंग पार्टनर को या फिर डिजीज पार्टनर को, तो वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिजीज पार्टनर है
ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे और देखेंगे कि भाई उसको क्या क्या देना है और फाइनली उसका कितना अमाउंट ड्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो उसका अकाउंट बनाएंगे उसमें जो भी उसने जो भी कैपिटल है उसकी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी हमें रिजर्व में उसको हिस्सा देना है, जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें जो भी हिस्सा रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। और जब हमारी रिटायरमेंट और डेथ होगी उस केस में भी हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारे क्या निकल के आएगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है अब उनका जो ओल्ड शेयर है वो अब बढ़ चुका है ना, बढ़ चुका इन दी सेंस उन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहाँ पे जो ओल्ड शेयर है उसमें जो गेन उन्होंने किया उसको ऐड कर देंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल के आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ गेनिंग रेशियो की, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो बेसिकली हमारी क्या है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर है एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। कि भाई जिस रेशियो में अब उनको मिला है, जो ओल्ड पार्ट जो रिटायरिंग पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है, अगर वो गया उसका शेयर उन्होंने ले लिया तो वही गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो बेसिकली हमारे क्या है, जो उनका अब न्यू प्रॉफिट रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयर है वो ज़्यादा हो जाएगा ना, माइनस हम कर देंगे उसमें से जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर है, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। न्यू में से अगर हम माइनस कर देंगे क्या, ओल्ड को, ठीक है, क्योंकि भाई अब बढ़ चुका है तो इट मीन्स ज़्यादा हो चुका है नया, तो ये इस तरह से हम निकाल देंगे। और सेम हमारा यहाँ पे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो वही नेट गेन और लॉस निकालने के लिए, रिवैल्यूएशन करने के लिए एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का, और फिर जो भी प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा वो सारे के सारे पार्टनर्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारे के सारे पार्टनर्स इन द सेंस यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर को भी हिस्सा मिलेगा। तो जब हमारा एडमिशन हुआ था तो एडमिशन के टाइम जो न्यू पार्टनर आया था उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हिस्सा नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे याद रखना रिटायरमेंट और डेथ के केस में जो पार्टनर जा रहा है उसको भी अपना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में। इसी के साथ ही अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको राइट डाउन भी करा देती हूँ और अच्छे से बता भी देती हूँ। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर जिसकी डेथ हो गई है तो उसको जो हमें अमाउंट देना है तो उसका किस तरह से डिस्पोजल होगा, कैसे हम उसको देंगे। ठीक है, तो देखिए या तो एग्रीमेंट होगा पहले से ही कि उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि भी रिटायरमेंट होगा तो इस तरह से हम इसकी पेमेंट करेंगे, या फिर अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, क्या हम लिख सकते हैं, एग्रीमेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो भी जैसा बोल दिया वैसे पेमेंट कर देंगे क्योंकि पहले से क्लियर मेंशन था कि भी ऐसे पेमेंट करनी है। लेकिन अगर हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट सेक्शन आपको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, बार बार बता रही, आईपीए का मतलब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल। तो हमारा जो सेक्शन 37 है ये हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा। अब देखिए ये जो सेक्शन है ये क्या बोलता है, ये बोलता है इट स्टेट दैट द आउट गोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है भाई, क्या ऑप्शन है उसके पास, टू रिसीव इधर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, कि या तो भाई जो भी उसका हिस्सा बना है, ठीक है, जैसे जो रिटायर हुआ तो उसके बने यहाँ पे 20 लाख रुपए बने, भाई उसका हिस्सा ये बना 20 लाख रुपए उसको देने हैं, उसको रिटायरमेंट कर देंगे और उसकी डेथ हो गई है तो अगर या तो जो उसका हिस्सा है, ठीक है, तो उस पर वो 6% की रेट से क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले। क्या मैंने बोला कि भाई उसके पास क्या ऑप्शन है, टू रिसीव इधर या आइदर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, कब तक, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। भाई जब तक हम उसको 20 लाख रुपए नहीं दे पा रहे, जब तक जिस डेट तक हमारे पास ही है पैसा हमने नहीं दिया, तो उस डेट तक वो क्या कर ले, अपने अमाउंट पे 6% इंटरेस्ट ले ले। ठीक है, और या फिर वो क्या कर सकता है, सच शेयर ऑफ प्रॉफिट, सच शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर वह उतना हिस्सा ले ले, प्रॉफिट में कितना हिस्सा ले ले, विच, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा जा रहा है, विच हैज बीन अर्नड विद हिज, या फिर अगर गर्ल्स है तो हर मनी। ठीक है भाई, जो पैसा लगा के
जितना जैसे 20 लाख रुपए उसका बिजनेस में अभी भी है और वो 20 लाख हमने बिजनेस में यूज करके फिर हमने प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसके जितना उसका पैसा है उसके अकॉर्डिंग वह अपना प्रॉफिट में शेयर ले ले, या तो 2 ऑप्शन है, या तो भी प्रॉफिट में शेयर ले ले जितना उसका पैसा यूज हुआ, जितना उसके पैसे से हमने अर्न किया है, ठीक है। अगर भी वो प्रॉफिट में शेयर नहीं लेना चाहता तो फिर 6% की रेट से वो क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिख देती हूँ, या फिर वो क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले एट द रेट ऑफ 6% टिल द डेट ऑफ, जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक। तो ये रहेगा हमारा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर हमारा किसी भी कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया गया है। तो ये था आपका बेसिकली रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैराथन है, मैराथन में हम इंपॉर्टेंट ही करेंगे। और अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है, तो देखिए इसी के साथ ही हुआ हमारा रिटायरमेंट भी कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे गिवन है, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ऑन चेंज पार्टनरशिप, शेयरिंग, ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, ट्रीटमेंट। तो ये बेसिकली हमारे सारे वही के वही सेम ट्रीटमेंट रहेंगे इसके अंदर, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर, जो हमने एडमिशन के टाइम किए हैं। तो ये हमारे सेम ही है और यहीं पे इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक बार बुक में भी टाइम लगे तो रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देखिए मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि विद इन 10 डेज हम कैसे अपना सिलेबस उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भी आपको क्या करना है, एक दिन में आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने बात की थी, जैसे क्लास 11th है तो उसका 3 दिन के अंदर आपको अपने अकाउंट्स कंप्लीट कर लेनी है, 3 दिन में। तो 3 दिन में आप इजीली अपनी जो क्लास 11th के अकाउंट्स है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो 12th है, 12th को भी आप 3 दिन में इजीली कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे, एक बार आप उस वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया तो 10 दिन में भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अभी मैंने यही डिसाइड किया कि मैं आपको 10 दिन के अंदर ही आपको ऐसी तैयारी आप लोगों की कराऊंगी, ठीक है। तो हम 3 दिन में कोशिश करूंगी मैं कि भी आपकी क्लास 11th अकाउंट्स कंप्लीट करा दूं मैराथन के थ्रू, और ऐसे ही हमारी 12th की भी अकाउंट्स भी और बिजनेस स्टडीज़ है ये भी हम, जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया था या जो मैंने 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताई थी, तो उसी स्ट्रेटेजी को मैं फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ ही इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और मेरे साथ ही 10 डेज़ के अंदर अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, और इसी के साथ ही रिवीजन भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज अभी हम करेंगे डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसी के साथ ही हमारा जो डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है इसको स्टार्ट करते हैं न्यू पेज से। तो चलिए यहीं पे बता देती हूँ, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूँगी, और फिर आप है ना MCQ साथ के साथ लगाना स्टार्ट कर दीजिए। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, P का मतलब है पार्टनरशिप फर्म, पूरा नहीं लिख रही अभी मैं, समझ जाना, P मीन्स पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है, सेक्शन आपको जरूर याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है 39 पार्टनरशिप एक्ट, ये क्या बोलता है, द डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड द डिजुलेशन ऑफ द फर्म। तो ये डेफिनेशन है, आप याद कर लेना, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, जो जितने भी पार्टनर्स है अगर उन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको डिजोल्व कर लिया, इट इज कॉल्ड द डिजुलेशन ऑफ द फर्म। तो ये हमारे बेसिकली क्या कहलाएगी, डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑन ऑल पार्टनरशिप डिजोल्व, न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म। तो हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और ओनली डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो जब हमारा जो ओल्ड पार्टनरशिप है अगर वो हमारी डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमारा बिजनेस क्या कंटिन्यू रहेगा, तो उस इसके अकॉर्डिंग तो ना आप एक डेफिनेशन है वो याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन। मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, आप याद कर लेना, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ कि भाई ये आपको याद करना जरूरी है, डिफरेंस डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। तो इसमें बेसिकली जो एग्रीमेंट है ना पार्टनर्स के बीच में उसके एंड हो जाएगा, न्यू एग्रीमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बिजनेस है ना, हमारा बिजनेस क्या है, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जब हमारा न्यू पार्टनर आया तो तब भी हमारा डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप हुआ, रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहा है। उनका जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप उनके बीच में से वो डिजोल्व हो गई थी,
और न्यू पार्टनरशिप हमारी फॉर्म हुई थी तो उसको बोलते हैं डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी तक हमने जितना भी किया है वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल थे आपके डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कैसे? चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एग्जाम्पल ऑफ द डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारे के सारे क्या थे? डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू था। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी? डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ फर्म की तो देखिए यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या है इसमें, जो हमारा बिजनेस है ना वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप एज वेल एज द बिजनेस, पार्टनरशिप तो होएगी हमारी एंड, इसी के साथ ही बिजनेस भी हमारा एंड हो जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए डिजुलेशन है हमारे डिफरेंट मैनर्स है, टाइप्स से किस तरह से हमारा डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यहाँ पे नेम बताती हूँ, वैसे मैं बता देती हूँ। डिजुलेशन बाय द एग्रीमेंट, तो कई बार जो पार्टनर्स है वे एग्रीमेंट करते हैं और उससे क्या कर लेते हैं? डिजुलेशन हमारा कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट भी हमारा दो तरह से कर सकते हैं, विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स, ठीक है। सभी पार्टनर्स ने मिलकर क्या कर लिया कि भी डिजुलेशन कर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वॉलंटरी डिजुलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो डिजुलेशन बाय एग्रीमेंट हो जाएगा, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में और भी बोल दिया कि भी चलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब हम अपना जो डिजुलेशन पार्टनरशिप फॉर्म है इसको बंद करते हैं। सेकेंड है हमारा कंपल्सरी डिजुलेशन। कंपल्सरी हमारा क्या है? जब कंपल्सरी बेसिकली आपका यहाँ पे आएगा कि भाई जरूरी हो गया उसको बंद करना। क्यों? कि भाई जो सारे के सारे पार्टनर्स थे, सिर्फ एक पार्टनर को छोड़कर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, सारे के सारे पार्टनर पागल हो गए एक को छोड़कर, तो उस केस में वहाँ पे तो भाई जरूरी है भी डिजुलेशन आपका हो, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से हमारा, या फिर इसमें हम बोल सकते हैं कि भी हमने जो पार्टनरशिप की थी वो एक फिक्स टर्म के लिए की थी, जैसे ही हमारा वो फिक्स टाइम जो टर्म थी वो एक्सपायरी हुई तो जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो डिजोल्व हो गई, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर कई बार कॉन्टिजेंसी हमारी इस तरह से भी हैपन हो सकती है कि भी किसी एक पार्टनर की डेथ होगी और डेथ होने के बाद और पार्टनरों ने भी डिसाइड किया कि भी नहीं अब हमसे नहीं होगा, यही हमारा मेन पार्टनर था, ये बिजनेस को संभाल रहा था। तो ये काफ़ी सारे केसेज है जिसमें हमारा डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। और एक हमारा हो सकता है डिजुलेशन बाय द नोटिस, भी एक नोटिस दिया और नोटिस देके हमारा हो गया। ये हमारा कब होगा? बाय नोटिस, जब हमारी पार्टनरशिप क्या होगी? एट विल पर पार्टनरशिप है, ठीक है। इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल है तो हम नोटिस देके हम उसको खत्म कर लेंगे। और एक हो जाएगा हमारा डिजुलेशन बाय कोर्ट। कई बार कोर्ट है वो डिसाइड करती, डिसीजन दे देती है, ऑर्डर देती है कि भी कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू बी डिजोल्व। कुछ हमारा रीजन रहेगा जिसके बेस पे, कुछ ग्राउंड्स हो गए जिसके बेस पे जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी। कैसे? वही कि भी सारे के सारे पार्टनर्स वे पागल हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, या उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर दिया, कोई अनलॉफुल बिजनेस उसको स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा कोई भी केस हो जाएगा। या कोर्ट को जब भी सूटेबल लगेगा कि भी ये पार्टनरशिप फॉर्म है इसको डिजोल्व करना चाहिए तो उस केस में भी हमारा डिजुलेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे कुछ मैनर्स है जो मैंने डिस्कस किए आपके सामने कि भाई डिजुलेशन हमारा कैसे कैसे हो सकता। अब हमारा है इम्पोर्टेंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, जब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है अगर वो हमारी डिजोल्व हो गई, तो डिजोल्व होने का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारा बंद हो चुका है, ठीक है। बिजनेस हमारा डिसकंटिन्यू हो गया, क्लोज हमारा हो चुका है, पार्टनरशिप एज वेल एज बिजनेस हमारा क्या उसका है? कम्स टू एन एंड। तो उस केस में हम क्या करेंगे? जितनी भी एसेट होंगी उसको हम सेल कर देंगे और सेल करने से जो पैसा आएगा फिर उससे हम जितनी भी हमारी जो लाइबिलिटी होंगी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? जो एसेट होगी उसको हम, देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे जो बैलेंस शीट होगी ना, बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे? खाली कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट को कैसे खाली करेंगे? बैलेंस शीट की ये हमारी एसेट साइड है और ये हमारी लाइबिलिटी। तो जितनी भी एसेट होंगी उनको हम क्या कर देंगे? सोल्ड आउट कर देंगे। और सोल्ड आउट करने से जो भी हमें यहाँ पे जो भी पैसा हमें मिलेगा उस पैसे से हम पेमेंट कर देंगे किसकी? जो भी हमारी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ गिवन होगी।
एसेट को हमने सेल आउट किया, सेल करने से जो भी पैसा मिला उससे जो जितनी भी लाइबिलिटीज है उसकी हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद अगर हमारे पास पैसा बच गया, अगर पैसा बच गया तो उसको कौन लेके चला जाएगा, पैसा बच गया तो उसको जो पार्टनर्स है लेकर चले जाएंगे, ठीक है, लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेसिकली हम जो बैलेंस शीट है उसको हमें खाली करना है। तो इसके लिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। एक अकाउंट हमारा आता है जब भी डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा इसके अंदर हम ये जितनी भी एसेट्स हैं इनको ट्रांसफ़र करेंगे और जो भी लाइबिलिटीज है उसको ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करके फिर इनको यहाँ पे सेल आउट करेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि भी हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं कब, जब हमारा डिजुलेशन होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा। अगर हमारा एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी तो उस टाइम हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी देखती हूँ कि भाई आपको कितना याद है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो आप मुझे बताना कि कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे। तो मैंने बात की थी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की, तो देखिए फिर से लिखना पड़ेगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो हमारा किस तरह से होगा, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। DT+B में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। तो सबसे पहले अगर हमारे लॉसेज है, तो सबसे पहले हमारे अगर है लॉसेज, तो जो लॉसेज होंगे उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लॉसेज होंगे हमारे, हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट में से पेमेंट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल किसकी, पार्टनर्स की। और अभी भी अगर हमारे लॉसेस बच गए तो थर्ड हमारा लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वे लेकर आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली जो पार्टनर है, जो पार्टनर्स है, ठीक है, इंडिविजुअली जो पार्टनर्स है वो लेके आएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बेसिकली रहेगा हमारा किसका, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, यहाँ पे लिख ही लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज। तो जो लॉसेज है उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा ये रहेगा अब हमारा ट्रीटमेंट ऑफ, या फिर जो एसेट है, एसेट को हमने सेल कर दिया, सेल करने के बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ एसेट, कि जो भी एसेट है उसकी हमारी किस तरह से एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन कि भाई जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, एसेट को हमने सेल आउट किया होगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस हमारे हुए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट करेंगे। उसके बाद सेकंड हम करेंगे आउटसाइड जो हमारी लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी, या हम बोल सकते हैं कि भाई जो थर्ड पार्टी है उसकी हम पेमेंट करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी। और इसमें भी हम किसकी करेंगे, सबसे पहले जो है हमारे सिक्योर्ड है, जो हमारी सिक्योर्ड है उसकी हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड आउटसाइड लाइबिलिटी, लेकिन अब हमारी कौन सी होगी, जो है हमारी अनसिक्योर्ड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा, जो भी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा तो आ जाएगा हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसकी हम पेमेंट करेंगे। फिफ्थ नंबर पे हमारा अगर बचता है कुछ भी, ये बेसिकली ये ऑर्डर रहेगा जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स होगा उसका क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे, ये हम पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बचेगा तो भाई उनको दे देंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगर अब भी कुछ बचता है, पार्टनर्स की कैपिटल देने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ भी बचता है, बच्चा कुचा है कुछ भी, तो उसको हम अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से हम
कि यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ एसेट हम करेंगे, तो ये आपको याद रखना, रेजिड्यू इफ एनी, ठीक है, इफ एनी, अगर कुछ बचेगा तो वो फाइनली जो पार्टनर्स होंगे वे अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 49, ठीक है, सेक्शन 49 की हम बात करेंगे। सेक्शन 49 जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, प्राइवेट डेट एंड फर्म डेट से, प्राइवेट डेट एंड फर्म्स डेट्स। तो देखिए ये जो सेक्शन 49 है, देखिए अगर हमारा वेयर बोथ द डेट ऑफ द फर्म, वेयर द डेट ऑफ द फर्म एंड द प्राइवेट डेट ऑफ अ पार्टनर को एग्जिस्ट, अगर एक पार्टनर है उसने प्राइवेट डेट भी ले रखा है और फर्म डेट तो है ही, तो हमारे कुछ रूल्स होंगे जो हमारे अप्लाई होंगे, वे रूल्स हैं हमारे सेक्शन 49 में। तो सेक्शन 49 हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म, कि भी जो अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले वो हम उसको अप्लाई करेंगे फर्म के डेट की पेमेंट करने में। और इसी तरह से सेम हमारा जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी किसी भी पार्टनर की, उसको सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा इन द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट, उसके प्राइवेट डेट देने में, ठीक है। अगर उसके बाद पैसा बचता है तो जो फर्म के डेट है उसकी पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम केस हमारे यहाँ पे रहेगा फर्म डेट में, फर्म की डेट की पेमेंट, फर्म की प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे फर्म के डेट की पेमेंट करने में, और अगर फर्म के डेट की पेमेंट करने के बाद पैसा बचता है तो उसको हम प्राइवेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, जो फर्म डेट होंगे तो ये क्या है कि भी जो फर्म ने ले रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो फर्म की जो प्रॉपर्टी होगी फर्म का डेट पेमेंट करने के लिए करेंगे, और इसी तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसको हम प्राइवेट डेट का पेमेंट करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो फर्म प्रॉपर्टी, फर्म डेट, और उसके बाद बचेगा, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो फर्म प्रॉपर्टी होगी, फर्म प्रॉपर्टी जो होगी उसको हम कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट हम किसके लिए यूज करेंगे, जो होंगे हमारे फर्म्स डेट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे बचेंगे तो, और इसी तरह से जो हमारी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो फर्स्टली हम यूज करेंगे प्राइवेट डेट की पेमेंट करने में, और सेकंड हम फर्म डेट, ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, फर्म डेट। फर्स्ट तो हम प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो प्राइवेट डेट है उसकी पेमेंट करेंगे, अगर बचेगा तो हम फर्म की डेट, यहाँ पे भी सेम हम लिख सकते हैं, पहले तो हम जो फर्म की प्रॉपर्टी है पहले तो फर्म के डेट की पेमेंट करेंगे, अगर बचेगा तो फिर हम प्राइवेट डेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखना। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है वो भी मैं यहीं पे बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, सुन लेना बस आप लोग। लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी, आप इसको सुन लेना ध्यान से, ठीक है, मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारा बेसिकली क्या बोलता है कि लॉस फ्रॉम द, चलिए फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, ऐसे याद नहीं रहेगा, फिर PDF में आपको नहीं दिखेगा, ये पॉइंट आपका रह ही जाएगा, ठीक है। तो लॉस फ्रॉम इनएबिलिटी of a partner to contribute towards deficiency, अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, वह इनेबल है, अगर कोई डेफिशिएंसी हुई है उसमें कंट्रीब्यूट करने की, अब अगर उस पार्टनर ने जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है अगर वो वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया, तो जो उसका हिस्सा बनेगा उस पार्टनर का कंट्रीब्यूशन का, तो वो एक तरह से लॉस हो जाएगा, तो उसको कौन बियर करेगा, ठीक है। तो देखिए इन द सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट, अगर हमारा कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट होगा तो तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन अगर हमारी एब्सेंस है, कोई भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट है उसकी, तो उस केस में द लॉस इज टू बी बोर्न बाय द रिमेनिंग सोल्वेंट पार्टनर, तो लॉस हमारा कौन बोर्न करेगा, बोर्न बाय द रिमेनिंग सोल्वेंट पार्टनर। तो भाई जो सोल्वेंट पार्टनर है वही क्या करेंगे, जो लॉस है उसको क्या करेंगे, बोर्न करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द गार्डनर वर्सेस मुरे केस,
तो यहाँ पे जो गार्नर वर्सेज मुर्रे है उसका जो प्रिंसिपल है उसको वे फॉलो करेंगे। तो गार्नर वर्सेज मुर्रे केस हमारा क्या बोलता है, अंडर दिस केस द डिसीजन वॉज हेल्ड दैट द सोल्वेंट पार्टनर्स हैव टू बियर द लॉस। जो ये लॉस होगा वे उसको किस रेशो में बियर करेंगे, वे बियर करेंगे सच लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल एज ऑन डेट ऑफ डिजुलेशन। समझना इसको ध्यान से, क्या बोला है कि भाई जो एक पार्टनर था वो तो इनेबल था लॉस को बियर करने में, तो जो उसका जो लॉस था, उसकी हिस्से का जो लॉस था, तो उसको कौन बॉन्ड करेंगे, जो रिमेनिंग सोल्वेंट पार्टनर होंगे। और वे किस रेशो में बॉन्ड करेंगे कि भाई जो डिजुलेशन डेट वाले दिन जो उनकी कैपिटल थी, तो कैपिटल रेशियो में उस लॉस को बियर करेंगे। और ये आपका जो निकल के आया है ये रूल, ये निकल के आया है गार्नर वर्सेज मुर्रे का केस। आपका एक केस हुआ था गार्नर वर्सेज मुर्रे का, तो वहां से ये डिसीजन निकल के आया था, तो ये डिसीजन आपका अप्लाई होगा। तो एमसीक्यू में आपका ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू द कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय विच, जो हमारे कौन से पार्टनर होंगे जो उसको बोर्न करेंगे, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि भी हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा इस केस में, तो आपको 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से हो सकता है कि भी एक ऑप्शन आपको गार्नर वर्सेज मुर्रे भी आपको गिवन हो, तो राइट आंसर हो जाएगा कि भाई हमारा किस जो डिसीजन रहेगा वो जो गार्नर वर्सेज मुर्रे का डिसीजन है, तो उस रेशो में भी क्या करेंगे, बोर्न करेंगे, ठीक है। तो ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा और इम्पोर्टेंट ही है ये, तो इसको भी आप याद कर लेना। अब हम बात करेंगे, अभी तो हमारा यही चला हुआ है डिजुलेशन, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर अकाउंट से प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशन ऑफ द फर्म। तो कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे कि भी हमारा क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशन ऑफ द फर्म, और इसी के साथ ही हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो अगर यहाँ पे अकाउंट्स की बात करती हूँ तो हम एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एक जो अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, थर्ड हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट हमारा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो अकाउंट तो हम 4 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ हमारे कौन कौन से अकाउंट्स है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशन, ये याद रख लेना, ठीक है। तो 4 अकाउंट मैंने आप लोगों को बताए, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जैसे कि मैंने आपको थोड़ा पहले मैं बता चुकी हूँ, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स एंड द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। इसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई जो हमारी एसेट है और जो उसको सेल आउट करने से और जो लाइबिलिटीज उसकी पेमेंट करने से हमें भी नेट प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। और इसी के साथ ही फिर रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बनेगा, जो भी हमारा डिक्रीज है या अनरिकॉर्डेड है वो सब हमारा उसमें आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको करा देती हूँ। तो देखिए ये जर्नल एंट्री बता देती हूँ क्योंकि कई बार यहाँ से जर्नल एंट्री हमारी आ जाती है। तो फर्स्ट है हमारा एसेट आर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसेट है उसको हम सोल्ड कर देंगे, ठीक है। या तो हम सेल कर देंगे या फिर कई बार हमारे क्या होगा, टेकन ओवर साथ के साथ बता दूंगी मैं आपको दोनों, बाय पार्टनर, या अगर किसी पार्टनर ने उस एसेट को ले लिया तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी। तो देखिए आपको क्या याद रखना, अगर हमने सेल कर दिया, एसेट्स आर सोल्ड, तो सीधी सी बात है कैश हमारे पास आएगा, एंट्री आप कर सकते हो। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम ये करेंगे क्योंकि हम एसेट को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को ट्रांसफर किया था तो उस टाइम हमने एसेट को क्रेडिट किया था, तो एसेट तो हमारी खत्म हो चुकी है।
तो ये एंट्री हो जाएगी अगर हमने एसेट को सेल आउट किया। लेकिन अगर किसी पार्टनर्स ने ले लिया, ठीक है, अगर जो हमारी एसेट है वो क्या कर ली है, जो पार्टनर है उसने ले लिया, अगर हमने सेल कर दिया तो हमारी बेसिकली ये वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लेनी है तो फिर वहाँ पे बैंक नहीं आएगा, बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जिस भी पार्टनर ने ली है। अगर पार्टनर ने ली है तो फिर हम कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री एसेट को सेल आउट करने की। सेकंड है जो लाइबिलिटी है आर पेड, अगर हमने उसको क्या कर दिया है, लाइबिलिटी आर पेड, या तो हमने उसकी पेमेंट कर दी है, या फिर सेम जैसे अभी ऊपर हमने किया था टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, या फिर हो सकता है कि भी किसी पार्टनर ने उसको ले लिया है, टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो देखिए अगर मैंने उसकी क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो पेमेंट कर दिया तो पैसा मेरे पास से गया, तो मेरी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर कैश, बैंक की कर लेते, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर 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 मेरी जो लाइबिलिटी है वो पार्टनर ने ले ली है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे देखिए, अगर हमने पे किया है तो बैंक टू बैंक किया था हमने, अगर पार्टनर्स ने ले ली है तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेल ऑफ एसेट्स हमारा हो चुका, ट्रांसफर की भी आप कर सकते हो, ट्रांसफर करने की भी बिल्कुल इजी है। अगर एसेट को ट्रांसफर करने की हमारी एंट्री क्या होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी। जब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो उसकी हमारी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो ये दो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इसी के साथ ही देखिए, अब हम बात करेंगे फॉर द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स, ठीक है। आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये मैंने आपको बता दिया, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी हो चुकी है। लाइबिलिटी अगर हमारी किसी पार्टनर ने ले ली है तो ये तो 4 जनरल एंट्री बता दी मैंने आपको, 2 में 4 बता दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो देखिए फॉर द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर, जो कोई क्रेडिटर था हमारा, ठीक है, अब हमने उसकी जो सेटलमेंट की है वो कैसे की है, ट्रांसफर ऑफ द एसेट की पेमेंट कर दी। जैसे भी मुझे किसी के 10,000 रुपये देने थे, तो वो मेरा क्रेडिटर है जिसके मुझे 10,000 रुपये देने हैं, तो मैंने उसको 10,000 रुपये न दे के, मेरे पास एक सोफ़ा था, ठीक है, सोफ़ा सेट था, तो मैंने वो दे दिया उसको 10,000 उसके बदले, या मैंने जो एसेट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और इस तरह से जो मैंने सेटलमेंट कर दी क्रेडिटर की। तो उस केस में देखिए हमारा क्या होगा, इफ़ द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट इन द फुल एंड द फाइनल सेटलमेंट, अगर क्रेडिटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा क्रेडिटर है यहाँ पे 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है, तो मैंने उसको फर्नीचर दे दिया है, फर्नीचर उसको दे दिया, ठीक है। तो जो मेरा क्रेडिटर है उसने जो ये फर्नीचर है इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया एन एसेट को इन फुल एंड एक्सेप्ट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। वो बोला ठीक है भाई, चल तूने मुझे फर्नीचर दिया है ना, जो समझ ले तेरे पैसे आ गए, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसने कर ली। तो इस केस में हमारी होगी नो जर्नल एंट्री, हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे अगर हमारा जो क्रेडिटर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, ठीक है। सेकंड केस देखिए अभी, इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट ओनली एज अ पार्ट, ठीक है, जो एसेट है, जो फर्नीचर हमने दिया, तो उसने उसको क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया ओनली एज पार्ट। वो बोला कि भाई तेरा तो जो ये फर्नीचर है ना, इसकी वैल्यू तो है सिर्फ 6,000, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, उसने उसको एक्सेप्ट किया है एज अ पार्ट
द एंट्री, उस केस में फिर हम कैश पेमेंट की एंट्री कर देंगे कि भी उसने एक्सेप्ट किया एज पार्ट का मतलब कि भी उसने माना कि भी जो फर्नीचर है वो तो तेरा सिर्फ 6,000 का है, इसका मतलब भी 4,000 हम उसको क्या देंगे, अब कैश दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी तो जो कैश देने की होगी ना सिर्फ ये हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो कैश पेमेंट की हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंट्री विल बी मेड फॉर कैश पेमेंट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी कैश पेमेंट की, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। ठीक है, बैंक अकाउंट, और ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उसने बोला नहीं भाई तेरा फर्नीचर तो 6,000 की वैल्यू का और तुझे मेरे पैसे देने हैं 10,000, तो 4,000 और देना। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा ये भी तो हो सकता है कि भी जो फर्नीचर हमने दिया है उसकी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, इफ अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट्स हुज वैल्यू इज मोर देन द ड्यू अमाउंट, जो क्रेडिटर को हमें 10,000 रुपये देने थे लेकिन हमने उसको फर्नीचर दे दिया 15,000 रुपये का, तो उस केस में अब हमारी एंट्री क्या होगी कि भी अब जो हमें क्या होगा, हमें तो पैसा मिलेगा। ठीक है, अब मैंने जो फर्नीचर दिया वो 15,000 का है। ठीक है, तो उस केस में अब मिलने की एंट्री हो जाएगी, तो मिलने की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एक तरह से हमारी यहाँ पे मैं कैसे बताऊँ आपको, एसेट्स जो उसने दिए, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको मान लेती, जो फर्नीचर है उसकी जो वैल्यू है वो 15,000 है। ठीक है, और जो मेरा क्रेडिटर है उसको मुझे कितने देने हैं, 10,000, तो यहाँ पे 5,000 क्रेडिटर में निकले, तो मेरी अब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से, 5,000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड केस। तो 3 केस हो गए यहाँ पे, इसको आप बोल सकते हो केस फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा केस सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा केस थर्ड। ठीक है, ये केस थर्ड, ये केस सेकंड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपका फॉर द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू द। अब हम बात करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका, फॉर द पेमेंट ऑफ फॉर द पेमेंट, अभी ये आपका स्टेट के अंदर आ रखा था यहाँ से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने बात की थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हमारे होंगे, कुछ ना कुछ खर्चे तो हमारे होंगे। ठीक है, तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट अगर हम करेंगे तो उसके लिए जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हमारे क्या हो जाएगा, बैंक, ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारा व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर। ठीक है, जो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस है ये हमारे पेड किए गए हैं बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने पेमेंट कर दी है ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे। तो फर्म के बिहाफ पे करने का क्या मतलब, भी अब तो पार्टनर ने कर दिया लेकिन फिर हमें पार्टनर को तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस है तो हमारा क्या है, खर्चा है, तो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फाइनली हमें अब किसको देना, अब हमने कैश में पेमेंट नहीं की, पार्टनर को देना पड़ेगा। अब फर्म को किसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, वो लेगा अब, नहीं तो बाद में लेगा। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट केस है, 2 केस हुए हमारे, थर्ड स्कीम के अंदर भी आपके 2 केस आएंगे थर्ड केस में। व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब एक पार्टनर है वो उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं बियर करूंगा जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, अगर पार्टनर ने खुद बोला कि भाई जो एक्सपेंसेस होंगे ना वो मेरे होंगे, मैं बियर करूंगा, फर्म को बियर करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में भी हमारे 2 केस निकल के आएंगे। मैं यहाँ पे राइट डाउन ही कर देती हूँ। व्हेन अ पार्टनर हैज agreed to bear the realization expenses। ठीक है, पार्टनर ने बोला, एग्री है वो कि भाई मैं बियर करूंगा, तो उसमें भी हमारे 2 केस है। क्या, इफ द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म, अगर यहाँ पे भी जो फर्म है मेड बाय फर्म,
मेड बाय फर्म मीन्स आपका जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है। वैसे तो बोला था किसने, पार्टनर ने बोला था कि भी मैं बियर करूंगा, लेकिन करने किसको पड़ गए, फर्म को। तो अब फर्म क्या जर्नल एंट्री करेगी, तो देखिए, तो फाइनली फर्म को तो किससे लेना है, क्योंकि भी पार्टनर ने बोला उससे लेना है, तो क्या करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हमें तो पार्टनर से लेने हैं, और टू बैंक, ठीक है। अभी तो भी फर्म ने पेमेंट कर दी है, टू बैंक हुआ हमारा, एक्सपेंसेस था, लेकिन हम तो किससे ले लेंगे, पार्टनर से ले लेंगे, तो पार्टनर से ले लेंगे तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब हमारा, अगर पार्टनर ने खुद पेमेंट कर दी, उसने खुद एग्री किया था कि भाई मैं पेमेंट करूंगा, और उसने रियल में पेमेंट भी कर दी है, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, इफ, उसी का केस है ये थर्ड का ही, इफ पार्टनर हिमसेल्फ अपने आप से पेज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आर से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अगर उसने पेमेंट कर दी, तो इस केस में हमारी होगी नो एंट्री। क्यों, क्योंकि भाई उसने तो बोल ही दिया था कि भाई मैं बियर करूंगा, तो अब हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो केस आपको ध्यान रखने हैं, जब पार्टनर एग्री करता है टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर फर्म ने बियर कर दिया है, बोला तो उसने था, लेकिन फर्म को पेमेंट करनी पड़ी, तो फर्म फाइनली पार्टनर से लेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगी। अगर पार्टनर ने खुद से पेमेंट कर दिया, तो फिर वहां पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। अब हमारा है, अगर कोई पार्टनर रेमुनेशन लेगा, ठीक है, अगर उसने जो डिजुलेशन वर्क उसने किया है, और उसके बदले अब वो बोलता है कि भाई मुझे रेमुनेशन चाहिए, तो उस केस में हमारा क्या जर्नल एंट्री होगी, तो यहाँ पे मैं रेमुनेशन ही लिख देती हूँ, उसी से आप समझ जाना, रेमुनरेशन टू अंडरटेक डिजुलेशन वर्क, ठीक है, किसने ली है, पार्टनर ने, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, रेमुनरेशन किसने ली है, रेमुनरेशन पार्टनर ने, तो उस केस में हमारी क्या होगी, तो अब रेमुनरेशन हम देंगे, सैलरी देंगे, तो हमारा एक्सपेंसेस ही होगा, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर ने लिया है तो उसके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसके साथ ही। अब एक बात और याद रखनी है आपको, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एनी, अब हमें पता चला कि भाई हमारी है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब हमें पता चला जब हमने रियलाइजेशन किया, ठीक है, चाहे उसमें गुड बिल भी आपकी क्यों ना इंक्लूड हो, तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम मान लेंगे कि भाई जो हमारी एसेट्स है अब हम उसको बेच देंगे, तो हमारे पास बैंक अकाउंट हम करेंगे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। इसी तरह से अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो उसकी हम पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इसको, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भाई अब पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारा तो एक्सपेंसेस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, तो देखिए वो तो आपका हो ही जाएगा। अब हम जो प्रॉफिट और लॉस है, जो रियलाइजेशन पे हमें प्रॉफिट और लॉस होगा उसको ट्रांसफर करने की एंट्री है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, अगर क्या हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो जो भी हमारे पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही अगर लॉस है तो उल्टा हो जाएगा, हमारा लॉस है तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स, ये तो इजी है, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ ही अगर हमने जो पार्टनर्स है, ठीक है, किसी पार्टनर्स ने अगर लोन दे रखा है तो उसकी लोन की सेटलमेंट करेंगे ना हम, तो जो सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट ऑफ लोन, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ लोन की सेटलमेंट की है यहाँ पे है, ये अगर किसी पार्टनर ने दिया लोन ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर ने लोन दे रखा, उसकी सेटलमेंट के भी अब हम पेमेंट कर देंगे ना, सीधी सी बात है, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर हम करेंगे पेमेंट तो पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा जो
पार्टनर्स लोन अकाउंट है हमारा, वो क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट कर दी, सीधी सी बात। अगर 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 यहाँ पे तो क्या था, लोन पार्टनर्स ने दे रखा था फर्म को, इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना कि भाई फर्म ने किसी पार्टनर को दे रखा हो, तो तब हम उल्टी एंट्री कर देंगे। अब हम पार्टनर से लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर हो जाएगा, कि अगर हमने लोन दे रखा है किसको, पार्टनर को, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये पार्टनर से ले रखा था। इसी के साथ ही अगर हमारे कोई भी जनरल रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, तो उन सब की हमारी सेम एंट्री हो जाएंगी, जो मैंने आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन बताई थी। जनरल रिजर्व है उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अगर हमारा कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉस है, उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको सेटल करेंगे, तो उसके लिए हमारी क्या जनरल एंट्री होगी, किसके लिए, क्योंकि भाई रियलाइजेशन का मतलब क्या, बिजनेस हमें बंद करना है, हमने एसेट तो सारी बेच दी है, लाइबिलिटी की भी पेमेंट कर दी है, अब फाइनली हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के लोन की भी पेमेंट कर दी है, तो जो पार्टनर्स के कैपिटल है उसकी भी सेटलमेंट करेंगे। तो फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स, ठीक है। तो भाई अब सेटलमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो आर डेबिट बैलेंस, फाइनली हम चेक करेंगे कि भी जो पार्टनर्स है, अब हम देखते भी अब हमें उनसे लेना है या फिर उनको देना है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ही ब्रिंग्स द नेसेसरी कैश, तो भाई उसी को कैश लेके आना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है डेबिट बैलेंस, तो पार्टनर को ही पैसा लेके आना पड़ेगा, पार्टनर्स को पैसा लेके आना पड़ेगा, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट भी लेके आना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी के साथ ही अगर जो हमारा अकाउंट्स है, अगर हमारा जो पार्टनर्स अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स हमें ही उसको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करनी है तो हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे। तो इस तरह से फाइनली हम क्या कर देंगे, जो सेटलमेंट है वो भी कर देंगे, और लास्ट में हम एक बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और बैंक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बैंक अकाउंट का जब हम टोटल करते हैं तो टोटल हमारा इक्वल आएगा। तो इक्वल आने का मतलब है कि भाई हमने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है। आपको तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपसे कोई फुल फ्लैज क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ऐसा हमारा होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो डिजुलेशन हमारा खत्म। इसी के साथ ही जो पार्टनरशिप है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है आज की इस वीडियो में। तो 2 घंटे के करीब आपकी वीडियो होने वाली है, और जो पार्टनरशिप है तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो के अंदर, मैराथन जो हम लेके आए हैं। तो अब जो हमारा आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो डिजुलेशन हमारे ये कंप्लीट हो चुका है। बुक में से आप रीडिंग भी ज़रूर ले लेना। तो 1 या 2 वीडियो और मैं लूँगी आपका, और जो 12th का जो आपका अकाउंटेंसी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 वीडियो हम लेंगे, 2 वीडियो और ले लेंगे अगर लेंगे तो, और अगर एक में हुआ तो कोशिश करूँगी 1 वीडियो और 2 घंटे की लेके आए, और आपकी जो क्लास 12th का जो अकाउंट्स है उसको कंप्लीट करें। और अब हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट मैराथन रहेगी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। या तो ऐसा कर लेंगे, एक मैराथन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर कर लेंगे, और आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे, ठीक है, और कमेंट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।